ये आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी है। रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रख्यात साहित्यकार पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी के व्यक्तित्व और कृतित्व के प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित रूपक उसने क्या कहा था। आलेख अरविंद कुमार, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर संजय सिंह वर्मा। तेरे घर कहाँ है? मगरे में। और तेरे? माजे में। और यहाँ कहाँ रहती हो? अवतार सिंह की बैठक में। वे मेरे मामा होते हैं। अच्छा, मैं भी अपने मामा के यहाँ आया हूँ। उनका घर ना गुरु बाजार में है। हाँ। अच्छा, एक बात बता। हाँ? तेरी कुड़माई हो गई क्या? हाँ, हो गई। कब? कल। देखते नहीं, ये रेशम से कड़ा सालू। अरे ये तो लैला सिंह की प्रेम कहानी है। हाँ हाँ, आपने सही पहचान लिया। क्यों नहीं, हमने बचपन में कोर्स में पढ़ी है। उसने कहा था, यही तो कहानी का नाम है। उस अमर कहानी को भला कौन भूल सकता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी इस एक कहानी से अमर हो गए हिंदी साहित्य में। कौन नहीं जानता गुलेरी जी को। इस कहानी पर 1960 में बिमल रॉय के बैनर तले फिल्म भी बनी। सुनील दत्त, नंदा, दुर्गा खोटे, इंद्राणी मुखर्जी और लीला मिश्रा जैसे लोग कलाकार थे इसमें। हाँ, मैंने भी देखी है। के ये प्यारे प्यारे गीत रे, आई रात सुहानी देखो प्रीत रे, नीत मेरे सुनो जरा हवा कहे क्या, सुनो तो जरा झिंगर बोले चिकी मीठी रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत रे। आप प्रत्यूष गुलेरी जी को जानते होंगे। उनके वंशज हैं। उनसे ही गुलेरी जी की कथा सुनते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को जयपुर में हुआ। वह प्रेमचंद से 3 साल छोटे थे। उनके पिता पंडित शिवराम संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। हम लोग हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के गुलेर गांव के हैं, इसलिए हम गुलेरी कहलाए। गुलेरी जी ने सर्वप्रथम गुलेरी उपनाम अपने साथ जोड़ा। अब पूरे का पूरा गांव गुलेरी ही लिखता है। गुलेरी जी के पिता जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह के यहाँ प्रधान पंडित थे। उनके घर का पूरा माहौल संस्कृतमय था। 5-6 वर्ष की उम्र में गुलेरी जी ने संस्कृत के करीब 500 श्लोकों को कंठस्थ कर लिया था। घर में जब कोई अतिथि आता तो वे उसके सामने अमरकोश का सस्वर पाठ करते थे। भवन्तः के? अहं पंडित कृष्ण शास्त्री अस्मि। भवान् पितुः मेलनार्थम् आगतवन्तः वा? उपविशन्तु अत्र। मम पिता स्नानागारे अस्ति। कहिए शास्त्री जी, आज आप मेरे घर कैसे पधारे? इधर से गुजर रहा था, सोचा आपके दर्शन कर लूं। जी। ये लड़का आपका पुत्र है ना? बड़ा ही होनहार है। इतनी कम उम्र में इतना शुद्ध संस्कृत बोलता है। बड़ा होकर जरूर विद्वान पंडित बनेगा और उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैलेगी। आपका आशीर्वाद है शास्त्री जी। संस्कृत में उसने वाद विवाद प्रतियोगिता भी जीती है। अच्छा। घर में भी वो हम लोगों से संस्कृत में ही बातचीत करता है। हाँ। चलिए, निकलता हूँ मैं। यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा एक बार आपसे मिलकर चलो। ठीक है। हाँ, राम राम। राम राम। बालक चंद्रधर ने घर में शिक्षा हासिल करने के बाद सन 1893 में महाराजा कॉलेज जयपुर में प्रवेश लिया और उनकी अंग्रेजी शिक्षा का श्री गणेश हुआ।
1897 में उन्होंने द्वितीय श्रेणी में मिडिल पास किया और 1899 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एंट्रेंस की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। उन्होंने इस परीक्षा में अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसी साल उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। उनकी अपूर्व सफलता पर महाराजा जयपुर ने जयपुर राज की ओर से इन्हें एक स्वर्ण पदक और कई अन्य पुरस्कार भी प्रदान किए। गुलेरी ने एमए में तर्कशास्त्र, ग्रीक और रोमन इतिहास, भौतिकी, रसायन शास्त्र, संस्कृत और गणित का अध्ययन किया, लेकिन बीमारी के कारण वो एमए पूरा नहीं कर पाए। 22 वर्ष की आयु में उनका विवाह पद्मावती से हुआ। आगे की कहानी प्रत्यूष जी बताएंगे। गुलेरी जी हिंदी और संस्कृत के ही नहीं बल्कि पुरातत्व और ज्योतिष के भी गहरे जानकार थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। 1902 ईस्वी में जब जयपुर वेधशाला का जीर्णोद्धार हुआ तो कैप्टन एएफ गैरेट ने इस काम के लिए गुलेरी जी को नियुक्त किया। उन्हें ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो संस्कृत अंग्रेजी का पंडित हो, ज्योतिष पुरातत्व का ज्ञाता हो। गुलेरी जी इसके लिए सर्वथा योग्य व्यक्ति थे। उनको जीर्णोद्धार योजना से जोड़ा गया। गुलेरी जी ने ज्योतिष और पुरातत्व से जुड़े ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। गैरेट गुलेरी जी के काम से इतने खुश हुए कि उन्हें इस काम के लिए स्वर्ण पदक दिया गया और साथ में 300 रुपए की किताबें भी। गुलेरी जी की संपूर्ण रचनाओं को हम दोनों भाइयों पीयूष गुलेरी और प्रत्यूष गुलेरी ने गुलेरी रचना संचयन से उनकी सभी विधाओं में प्रकाशित रचनाओं का चयन एवं संपादन किया था, जिसे साहित्य अकादमी ने वर्ष 2009 में प्रकाशित किया है। गुलेरी जी पर किए शोध कार्य के परिणाम स्वरूप गुलेरी जी न केवल कहानीकार अपितु निबंधकार, कवि, अनुसंधाता, पत्रकार, पत्र लेखक, समालोचक और शैलीकार के रूप में हिंदी साहित्य के सामने उजागर होते हैं। अन्यथा यही समझा जाता था कि गुलेरी जी ने एक कहानी उसने कहा था ही लिखी है, जो हिंदी का मील पत्थर है। 1902 में गुलेरी जयपुर के नागरिक भवन से प्रकाशित समालोचक का संपादन करने लगे। पहले इसके संपादक उस जमाने के प्रख्यात लेखक किशोरी लाल गोस्वामी थे। 1904 में गुलेरी खेतड़ी के नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर आ गए। इस तरह गुलेरी 1904 से 1922 तक मेयो कॉलेज के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष और छात्रावास के अधीक्षक रहे। इस बीच उनका कहानी लेखन जारी रहा। साहित्यविद लीलाधर मंडलोई के शब्दों में सुनते हैं उनकी कथा यात्रा। उनकी एक कहानी, यूं तो उन्होंने कुल 3 ही कहानियां लिखी हैं, उनकी एक ही कहानी उसने कहा था, उसको आप भाषा के हिसाब से देखिए, शैली के हिसाब से देखिए, आधुनिकता के हिसाब से देखिए, किरदारों के चयन के हिसाब से देखिए, तो आप पाएंगे कि उस जमाने में भी एक ऐसी दृश्यात्मक भाषा, ऐसी ध्वनि और ऐसा वार्तालाप का शिल्प उनके समकालीनों में उस तरह से नहीं मिलता है। आप अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो उनकी कहानी जो उसने कहा था वो इसलिए भी अमर है कि वो लगभग फिल्म की पटकथा की तरह है, क्योंकि उसमें दृश्य विधान है, उसमें शॉट्स का कंपोजिशन है, उसमें आप देखेंगे कि एक बहुत नेचुरल बैकग्राउंड म्यूजिक है, उसमें सेना का है, पंजाब का है, सड़कों का माहौल है, बाजार का माहौल है। ये सब आप देखेंगे तो जब कोई कहानी दृश्य कहानी की तरह पाठकों की चेतना में आ जाती है तो वो अपनी तरह से अमर हो जाती है। उसके अलावा सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा है। तो सिर्फ 3 कहानियों से ये कारनामा हिंदी में अकेले लेखक ने पैदा किया है, और जहाँ से हिंदी कहानी के निर्माण की कथा शुरू होती है खड़ी बोली में, उसमें सबसे पहले वो दिखाई देते हैं, उसके बाद प्रेमचंद और प्रसाद हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि जो गुलेरी जी
बतौर कहानीकार या लेखक या पत्रकार या संपादक इतनी कम वय में किस तरह से केंद्रीय हो जाते हैं हिंदी साहित्य के लिए, और ये उनका बहुत बड़ा योगदान है। गुलेरी उसने कहा था से एक कहानीकार के रूप में अमर जरूर हुए, पर हिंदी गद्य और निबंध विधा के निर्माण में भी उनका बड़ा योगदान था। आलोचक नित्यानंद तिवारी के शब्दों में, गुलेरी जी नवजागरण काल से जुड़े हुए विद्वान थे। नवजागरण काल की एक प्रमुख विशेषता थी कि उसमें संस्कृत के विद्वानों ने बड़ी भूमिका निभाई थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय आदि संस्कृत के विद्वान थे, लेकिन उन्होंने ऐतिहासिक स्तर पर समाज, राजनीति और जीवन के अनेक क्षेत्रों से जुड़ी समस्याओं की रगड़ से अपनी सृजनशील और चिंतन बुद्धि का निर्माण किया था। थोड़ा अचरज लगता है ना कि संस्कृत के विद्वान थे, उनकी विद्वत्ता के बारे में ऐसा कहा जाता है कि त्रिलोचन जी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल से पूछा था, आप अपने युग का सबसे बड़ा विद्वान किसे मानते हैं? शुक्ल जी ने कहा था, मैं आज तक जितने विद्वानों से मिला हूँ उनमें स्वर्गीय चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी एक ऐसे महापंडित हैं जिनसे मैं बहुत कुछ सीख सकता हूँ। गुलेरी जी अपने समय की जो सामाजिक सच्चाइयाँ हैं, उन सामाजिक सच्चाइयों के रगड़ से लिटरेरी स्ट्रक्चर कैसा बन सकता है, उस लिटरेरी स्ट्रक्चर को पहचान लिया था। तो स्ट्रक्चर को पहचान लेने वाला आदमी बहुत बड़ा सर्जक होता है। और उनकी कहानी, उसने कहा था, वो एक नाटकीय स्ट्रक्चर कहानी के भीतर लाता था। आप इधर चलिए, इधर से आइए। आओ दो डॉक्टर साहब, चलिए आइए। हाँ। अरे आइए, अभी हल्की पट्टी और दवाई किए देते हैं, सुबह होते होते फील्ड अस्पताल पहुंच जाएंगे। घायलों को इस गाड़ी में बिठाओ और लाशें उस दूसरी गाड़ी में रखेंगे। ठीक है। लैना सिंह, और भाई तू भी अपने पाट्टे में पट्टी बंधवा ले। सूबेदार साहब, हल्की सी तो चोट है, मांस भर फटा है, बस ठीक हो जाएगा। बोधा की तबीयत बहुत खराब है, अब मैंने उसे गाड़ी में लिटा दिया। आप जाओ। नहीं, मैं तुझे यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता, मैं नहीं जा रहा। आपको बोधा की कसम है, सूबेदारनी जी की कसम है। सूबेदार साहब, आप जाओ इसी गाड़ी में, आप जाओ। क्यों तू? और तू? अरे मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना, और वो जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियां आती होंगी। मेरा हाल उतना बुरा नहीं है। और देखो, मैं तो अपने पैरों पे खड़ा हूं, और वो वजीरा सिंह भी तो मेरे पास ही है। ठीक है, ठीक है, पर मेरा तुझे ऐसे छोड़ के जाने को मन नहीं करता लैना सिंह। सूबेदार जी, आपको बोधा और सूबेदारनी की कसम, बोधा गाड़ी में लेट गया, आप जाओ। तू भी कैसी कसमें देता है? सूबेदार जी, जब सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो ना, तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना सूबेदारनी को कि उसने जो मुझसे कहा था मैंने कर दिया, कह देना। लैना, तूने मेरे और बोधा दोनों के प्राण बचाए, लिखना कैसा? और साथ घर चलेंगे, तू साथ में चलना और अपनी सूबेदारनी को तू ही बता देना है उसने क्या कहा था तुझे करने को। सूबेदार साहब, आ जाइए।
लहणा सिंह, चलता हूं। सत श्री अकाल। मैंने जो कहा वो लिख देना जी, और कह भी देना। जरूर। अपना ख्याल रखिए। गुलेरी हिंदी नवजागरण के नायकों में से एक थे। उन्होंने विभिन्न विषयों पर कलम चलाया और एक नई चेतना फैलाई। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर रवि शर्मा मथुप। बहुत कम लोग जानते हैं कि वे एक बहुत बड़े भाषाविद थे और संस्कृत के तो वे प्रकांड पंडित थे, और उसी दिशा में उनके पिताजी ने चाहा कि उनको अंग्रेजी शिक्षा भी मिले, तो उन्होंने अंग्रेजी की जो नई पद्धति है उसके अंतर्गत भी शिक्षा ली। और इसके साथ साथ पाली, प्राकृत, अपभ्रंश जैसी जो भाषा रूप थे जो संस्कृत से निकल करके आए थे, उनका भी आधिकारिक ज्ञान था। इस प्रकार से उनके पास परंपरा और आधुनिकता दोनों का एक सामंजस्य था, एक समन्वय था। और उन्होंने जो हमारा परंपरागत जो ज्ञान विज्ञान था, तत्कालीन जो भाषाएं थी और जो हिंदी का जो रूप बन रहा था, उस पर उन्होंने शोधपरक दृष्टि से विचार किया। तो गुलेरी जी ने जो पुरानी हिंदी नाम से जो उन्होंने लगभग 140 पृष्ठ का एक प्रबंध कहते हैं उसको, उसमें मुझे याद है 20 के करीब अलग अलग बिंदु या अलग अलग शीर्षक उन्होंने दिए हैं। और उन शीर्षकों के अंतर्गत उन्होंने इसमें जो ली हैं रचनाएं, उसमें शौरसैनी हिंदी, पैशाची, अपभ्रंश पर चर्चा की, हेमचंद्र के व्याकरण पर चर्चा की, और जो बातें कही उन्होंने प्रमाण सहित कही, उदाहरण दे करके कही। तो उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि इस तरह के जो उपेक्षित विषय थे उन पर शोध परक, पहला मैं मानता हूँ कि इन तरह के बिंदु पर इतनी प्रामाणिक शोध बहुत कम लोगों ने की है। तो इस अर्थ में उनका ये जो योगदान है, ये योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज जो हम हिंदी लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, इसके निर्माण में हिंदी नवजागरण के ऐसे अग्रदूतों की बड़ी भूमिका थी जिन्होंने परंपरा और आधुनिकता को मिला करके अपनी बात रखी प्रमाण के साथ। गुलेरी सच्चे देशभक्त थे। उनकी रचना में देश प्रेम झलकता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने कुछ कविताएं भी लिखी थीं। 1904 में समालोचक में उनकी कविता भारत की जय छपी थी। मिलो सर्व भारत संतान, एकतान तन प्राण, गाओ भारत का यशोगान, भारत भूमि तुल्य नहीं कोई स्थान, नहीं गिरी हिमाद्री समान, फूलवती वसुमती स्रोतस्वती पुण्यवती, शतखंड रत्न का निधान, मिलो सर्व भारत संतान। संस्कृति कर्मी और साहित्यकार अशोक वाजपेयी का कहना है, देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी विद्वान व्यक्ति थे जिन्होंने संयोगवश 2-4 कहानियां भी लिख दी। अब इतने विद्वान थे और उनकी सृजनात्मक प्रतिभा का इतना व्यापक वितान था कि उनकी एक कहानी तो हिंदी में क्लासिक हो गई, और ऐसा कोई और साहित्यकार नहीं है हिंदी में जो सिर्फ अपनी एक कहानी से कालजयी हो गया। पर इसने एक नुकसान भी किया कि उनका जो विद्वत्ता वाला पक्ष है वो नज़रअंदाज हो गया। उन्होंने उस जमाने में हिंदी को एक सक्षम माध्यम शिक्षा का बनाने और हिंदी की शिक्षा में क्या भूमिका हो सकती है, इस सब को लेकर बहुत विचार किया है और लिखा है। अगर ठीक से हिंदी की शिक्षा का इतिहास लिखा जाए तो उसमें गुलेरी जी के अवदान को भी दर्ज करना होगा। एक दूसरी बात यह है कि वो एक बहुत सजग चौकन्ने व्यक्ति थे। तो अगर आप उसने कहा को भी याद करें तो उनकी उसमें जो भाषा है, और खासकर उन्होंने वो लहना सिंह और उनकी जो बोलियों का, ये पहली बार हिंदी में हो रहा था। उस समय तो खड़ी बोली का आतंक था, यानी आतंक इस अर्थ में था कि खड़ी बोली ही होना चाहिए और दूसरी जो बोलियां हैं उनको थोड़ा पीछे हटाया जा रहा था। उस समय गुलेरी जी ने
खड़ी बोली में एक तरह की बोली का हस्तक्षेप करा दिया हिंदी में। तो ये एक दिलचस्प सर्जनात्मक हस्तक्षेप है, जिसको हम कहानी तो पढ़ते हैं और उस पर बहुत रीझते हैं, लेकिन उस कहानी ने उस समय की हिंदी जो कथा भाषा थी उसमें जो हस्तक्षेप किया उसको अनदेखा करते हैं। लीलाधर मंडलोई के शब्दों में आप ये भी देखेंगे कि जो खड़ी बोली का नया गद्य और नई शैली उस दौर में बन रही थी, तो उसके निर्माण का काम भी गुलेरी जी ने किया, और वो आधुनिक चेतना के साथ किया। वो धर्म की क्षुद्रताओं का, कट्टरताओं का निषेध करते थे। वो बोलते थे कि धर्म को समाज से जोड़ना चाहिए, हमको समाज शास्त्रीय दृष्टि से धर्म को और दर्शन को देखना चाहिए। तो ये जो देखने की आधुनिक दृष्टि थी वो आज भी इसलिए प्रासंगिक बनी हुई है कि जो हमारा समय है और उस समय में धर्म है, उसके जो रूप है, उसकी जो सांप्रदायिकता है, जो जड़ताएं हैं, वो हमेशा कहते थे कि भारत की एकता, उसके जो विभिन्न धर्म हैं और जातियां और उपजातियां, उसकी एकता में, उसके एका में भारत प्रगति कर सकता है, विकास कर सकता है और दुनिया में खड़ा हो सकता है। गुलेरी कला और संगीत को राष्ट्र के विकास के लिए बहुत जरूरी मानते थे। उन्होंने 1911 में मर्यादा में संगीत पर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण लेख लिखा था। वो संभवतः हिंदी में संगीत पर पहला विधिवत लेख होगा। उन्होंने उस लेख में कहा था, एक तो ये कि भारतवर्ष की वर्तमान उन्नति में जिस समाज या जिस प्रांत ने आगे पैर बढ़ाया है उसने संगीत का सहारा लिया है, अथवा गणित वालों के शब्दों में, जिस अनुपात में जो समाज का प्रांत गान विद्या से विमुख है अथवा नहीं है, उसी अनुपात से वो समाज समृद्धि के मार्ग में पीछे पड़ा हुआ अथवा बढ़ा हुआ है। उनका एक और महत्वपूर्ण लेख दीदारगंज की यक्षिणी पर है, जो करीब 30 पन्नों का है। ये 1920 में काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका में छपा था। अनुमान है कि हिंदी में वो यक्षिणी पर पहला लेख होगा। यक्षिणी की खोज 18 अक्टूबर 1917 को पटना के एक व्यक्ति ने की थी। उस लेख में पुरातत्व और मूर्ति कला पर गंभीर चिंतन है। गुलेरी की विद्वत्ता की ख्याति जब देश में फैली तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने उन्हें बीएचयू में महेंद्र चंद्र नंदी पीठ पर प्रोफेसर तथा कॉलेज ऑफ ओरिएंटल लर्निंग के प्रिंसिपल पद पर नियुक्त करने का ऑफर दिया। 10 अक्टूबर 1921 को उन्होंने पत्र लिखा। गुलेरी ने ये पेशकश सहर्ष स्वीकार ली। गुलेरी ने मालवीय जी की पेशकश स्वीकार कर तो ली, पर वो अधिक समय तक इस पद पर नहीं रहे। 13 सितंबर 1922 को उनके जीवन की सबसे दुखद घड़ी आ गई। माँ, पिताजी को बहुत तेज बुखार है, चल के देखो तो सही। अरे बेटा, इनका तो शरीर एकदम जल रहा है। ये तप रहे हैं। तू ऐसा कर बेटा, तू जल्दी जा, तू डॉक्टर को बुला के ला और थोड़ी बर्फ भी लेकर आ। जा बेटा, जल्दी जा। माँ, मैं बर्फ तो ले आया, डॉक्टर आते ही होंगे। बेटा देख, ये डॉक्टर अभी तक नहीं पहुंचा। देख तेरे पिताजी को क्या हो रहा है। इनका हाल तो बिगड़ता ही जा रहा है। बेटा कुछ तो कर, देख तेरे पिताजी को क्या हो रहा है। बेटा कुछ तो कर, इन्हें बचा बेटा। मेरा रुद्राक्ष
मेरा अंतिम समय मेरा रुद्र गुलेरी के निधन से हिंदी साहित्य में मातम सा छा गया। सभी पत्रिकाओं और लेखकों ने शोक उद्गार व्यक्त किए। महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास, गोपीनाथ कविराज, राय कृष्णदास सभी शोकाकुल थे। हिंदी पर यह वज्रपात सा था। साहित्यविद पुरुषोत्तम दास टंडन ने एक लेख में कुछ इस तरह अपने उद्गार व्यक्त किए। चंद्रधर जी संस्कृत और हिंदी के प्रकांड विद्वान थे। इसका पता उनके गवेषणापूर्ण लेखों से चलता है। उनके हृदय में हिंदी भाषा के प्रति अनुराग था। उनकी उत्कृष्ट इच्छा रहती थी कि हिंदी का आधुनिक साहित्य सर्वांग सुंदर होकर संसार के उच्च कोटि के साहित्य का समाधान करे। महान भाषाविद ग्रियर्सन ने लंदन से काशी नागरी प्रचारणी सभा को पत्र लिखकर शोक व्यक्त किया था। गणेश शंकर विद्यार्थी के अखबार प्रताप ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की थी। सरस्वती, मर्यादा, माधुरी और कलकत्ता समाचार ने भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी थी। इस तरह मात्र 39 वर्ष के आयु में हिंदी साहित्य का एक नक्षत्र चला गया। अब केवल याद है तो गुलेरी जी ने क्या कहा था, क्या क्या कहा था। उसने क्या कहा था। रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रख्यात साहित्यकार पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी के व्यक्तित्व और कृतित्व के प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित ये रूपक अभी आपने सुना। आलेख अरविंद कुमार, वाचन स्वर राजश्री त्रिवेदी और मनोज माइंडकर, नाट्यांश स्वर नवोदिता मिश्रा, नोमान शौक, नीरज कुमार सोनी, काजल शोएस, बलविंदर सिंह, राजीव बत्रा, मिलिंद देशपांडे और सारा माइंडकर। प्रस्तुति सहायक हरदीप सिंह और धीरज कुमार सोनी। प्रस्तुति सहयोग नवोदिता मिश्रा। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर संजय सिंह वर्मा। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा निर्मित यह कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।